प्रदेश में छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मानक तय किया है और उस मानक से छात्रों पर क्या असर पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पर सरकार की तैयारी क्या है। जैसा मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने अध्ययन रत्न, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रों के लिए जो मानक तय किया है छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए, क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए, उसी के क्रम में हमने आज फेसबुक के माध्यम से आप लाइव आकर अपने विचार को उत्तर प्रदेश और देश के समस्त लोगों के बीच में साझा करने का प्रयास किया है। साथियों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर यूपी में एससी कैटेगरी की आबादी 21.69%, एसटी आबादी अप्रोक्सीमेट 3% एंड ओबीसी आबादी 56% और जनरल आबादी 18%। ये उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले सभी नागरिकों का कैटेगरी वार आबादी है। और अगर हम बात करें रिजर्वेशन की, तो शेड्यूल कास्ट को, एससी कम्युनिटी को, अनुसूचित जाति को 15% यानी 15% और एसटी जिसे हम अनुसूचित जनजाति के नाम से जानते हैं 7.5% इनकी आबादी का रिजर्वेशन है। ओबीसी जिसकी आबादी 56% है, उनको उत्तर प्रदेश में 27% का रिजर्वेशन मिलता है और 27% के रिजर्वेशन के बाद जिसकी आबादी 56%, उनकी रिजर्वेशन 27%, जनरल कास्ट के लोगों का 18% और रिजर्वेशन आबादी 18%, रिजर्वेशन 10%। ये उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले लोगों की आबादी है। अगर हम बात करें क्रीमी लेयर की, तो उत्तर प्रदेश के शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल अनुसूचित जनजाति के लोगों को क्रीमी लेयर से बाहर रखा गया है। डॉक्टर अंबेडकर की संवैधानिक जो संविधान है, जो उनको अधिकार मिला गया है, इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उन्हें क्रीमी लेयर से वंचित किया गया है संविधान के अधिकारों के कारण। 27% आबादी रिजर्वेशन वाले ओबीसी समाज को 8 लाख से ऊपर जब उनकी इनकम होती है तो उनकी आबादी क्रीमी लेयर में जोड़ दिया जाता है कि 8 लाख से ज्यादा यदि आप इनकम करते हैं तो आपको क्रीमी लेयर में है, यानी सरकार के रिजर्वेशन जो 27% है उसके पार्ट आप नहीं हो पाएंगे। 10% जनरल कास्ट के लोगों के रिजर्वेशन मिला है ईडब्ल्यूएस कोटा के थ्रू, और 10% रिजर्वेशन में 8 लाख से ज्यादा यानी 8 लाख से ज्यादा यदि वो इनकम करते हैं तो उन्हें क्रीमी ईडब्ल्यूएस कोटा से वंचित किया जाएगा। साथियों, उत्तर प्रदेश में सबसे झकझोर देने वाली बात यह है कि जहां छात्रों से सारी उम्मीद, देश के समस्त भविष्य के लिए सबकी उम्मीदें लगी हुई हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में छात्रों की छात्रवृत्ति में 60% का जो मानक तय किया गया है वो बेहद चिंताजनक है और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। आपको बता दें, आज आप जिस भी जिले में रहते हैं उत्तर प्रदेश के, अपने जिले में आप अगर प्री मैट्रिक स्कूल की बात करें, हाई स्कूल, इंटर की बात करें, तो सरकारें हाई स्कूल और इंटर के बच्चों को मूलभूत सुविधाएं कॉलेज नहीं दे पा रहे हैं। और वहीं जो राजकीय उच्चीकृत विद्यालय बनाए गए हैं, आप देख लीजिए कि प्रत्येक उच्चीकृत विद्यालयों में ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 स्टाफ काम कर रहे हैं। प्रयोगशालाएं नहीं है, लैब नहीं है, मैन पावर नहीं है, फैकल्टी नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसके बाद भी उन बच्चों को 60% लाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती है। ये कैसे संभव है? जहां हमारा देश आर्टिकल 21 की बात करता है, राइट टू एजुकेशन की बात करता है, राइट टू लाइफ की बात करता है, आर्टिकल 21A कहता है कि हम किसी भी बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में
5% बच्चे ऐसे नहीं होंगे जो राइट टू एजुकेशन का लाभ लेकर के आगे, क्योंकि राइट टू एजुकेशन जो है वो केवल प्राइमरी में लागू है। प्राइमरी के ऊपर पढ़ने वाले बच्चों में जिससे नौकरी मिलना है, जिससे समाज में आगे बढ़ना है, वहां प्राइमरी एजुकेशन के बाद उनको इसका लाभ नहीं मिलता है। सरकार उसके लिए जिम्मेवारी नहीं लेना चाहती। सरकार यदि जिम्मेदारी नहीं लेगी तो कौन सरकार की नींद से जगाने का काम करेगा? इसके लिए ये वीडियो जरूर मैं आपके बीच में अपने विचार को रख रहा हूं। आर्टिकल 21A कहता है कि हमें अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चे ही भविष्य होंगे और भविष्य के निर्धारण के लिए हमारी सरकारें क्या कर रही है, इस पे आज कोई भी सुनने वाला नहीं है। संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उसी अधिकार को लागू कराने के लिए जो सरकारें बनी हैं, वो सरकारें आज क्या काम कर रही हैं, यह जनता और इस प्रदेश के लोग विचार करें। छात्रवृत्तियों में शेड्यूल कास्ट के लोगों को 55% पे छात्रवृत्ति देंगे। आज आप जिले की बात कर लीजिए तो जिले में ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो अपने जिले में रह करके डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन सकें। हम संत कबीर नगर से हैं। संत कबीर नगर में ना ही कोई यूनिवर्सिटी है, ना ही कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना ही कोई मैनेजमेंट कॉलेज है, ना ही कोई प्रोफेशनल कोर्स के कॉलेज हैं, ना ही गवर्नमेंट के यहाँ पे फार्मेसी कॉलेज है, डी फार्मा कॉलेज है, यानी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है। इन सबसे संत कबीर नगर वंचित है। ऐसे में संत कबीर नगर के लोग अगर अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहे, पढ़ाना चाहे तो कैसे, ये सवाल पैदा होता है। और यहाँ की आर्थिक गरीबी की बात अगर करें, लोग गरीब लाचार लोगों की बात करें कि वो अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो ये असंभव दिख रहा है, क्योंकि उनकी इनकम बहुत कम है, संसाधन उनके बहुत कम है। और इस संसाधनों के अभाव में अगर वो प्रदेश के दूसरे जिलों में जाते हैं, देश के दूसरे प्रदेश में जाते हैं, तो ऐसे समय में उनको जरूरत पड़ेगी सरकार की सपोर्ट की। और सरकार सपोर्ट में क्या कर रही है कि आपके बच्चे 60% से अगर कम हो जाते हैं तो छात्रवृत्ति नहीं देंगे, और अगर 60 से ज्यादा पाते हैं तो छात्रवृत्ति संभावित है दे देंगे, गारंटी के साथ नहीं। सरकारें कह रही हैं कि मैं आपको छात्रवृत्ति दे दूंगा। सरकार आपको ये बताने का काम कर रही है कि 60% आप लाएंगे तो हम आपके बारे में विचार करें। अब बात करते हैं ओबीसी के प्रोफेशनल कोर्स का क्या स्थिति है। आज प्रदेश में ओबीसी के नेता भरे पड़े हैं। राज्य सरकार में भी ओबीसीओं की होड़ पड़ी है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, कार्यकर्ता और जनता बोलती है कि ये ओबीसी की बदौलत बनी हुई सरकार है। और ओबीसी के नेता अपने आप में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। वो अपने समाज को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बता रहे हैं कि मैं जो है सत्ता का पार्ट हूं। और ये नहीं जान रहे हैं ओबीसी के बड़े नेता सत्ता में आने के बाद, विधायक बनने के बाद उसी सरकार के बीच में सट करके और विधायक और मंत्री बन करके अपने समाज की रहनुमाई भूल गए हैं। वो शायद भूल गए हैं कि जिस आंदोलन और जिस एकता, एकजुटता के कारण हम सत्ता को पाए हैं और विधायक बन के इस सरकार का पार्ट बने हैं, उसमें हम अपने समाज का हितैषी कहां से रो पाएंगे। इसी बात के लिए विचार करने योग्य बातें हैं। इस बात को मैं आपके बीच में इसलिए साझा कर रहा हूं कि अगर आप बात करें उत्तर प्रदेश सरकार में, तो ओबीसी के कई राष्ट्रीय अध्यक्ष सरकार के ही हिस्सा हैं। सरकार के हिस्सा होने के बाद वो समाज के लोगों को ये बताने का काम करते हैं कि हम सरकार में ओबीसीओं को शेड्यूल कास्ट के बराबर आरक्षण दिलाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं उनके इस माध्यम से कि यदि आप चाहते हो कि आपके समाज को शेड्यूल कास्ट के बराबर आरक्षण मिले, शेड्यूल कास्ट के बराबर लाभ मिले, तो आप उनको शेड्यूल कास्ट क्यों बनाना चाहते हो? क्यों नहीं ओबीसी के आरक्षण 27% है उसको बढ़ा के 54% करना चाहते हो? क्यों नहीं उसको 56% करना चाहते हो? जो आसान है आपके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से आप अपने बात को रख करके इसे निश्चित रूप से आप करा सकते हो, पर नहीं, आप समाज के उन लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। उन लोगों को, आप समाज के लोगों को, वोटरों को ये बताना चाहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे और निश्चित है आपको कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलेगा और आपको शेड्यूल कास्ट बनाने की तरफ बार बार चुनावी समय में आता है न्यूज कि आप शेड्यूल कास्ट
बनाने के लिए प्रस्ताव भेज दिए गए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जिस भी कम्युनिटी में हैं, ओबीसी के नेता इस बात का जवाब दें कि आप उत्तर प्रदेश की सरकार में हैं कि नहीं हैं? अगर हैं, मंत्री हैं कि नहीं हैं? समाज को जोड़ करके वोट लेने के नाम पर आप समाज में ये बात कहते हो कि मैं आपकी रहनुमाई करूंगा, मैं आपका हक और अधिकार दिलाऊंगा, आपके आरक्षण की बात करूंगा, आपको मूलभूत सुविधाओं से वंचित जो सरकारें की हैं उसमें आपका हिस्सा दिलाने का काम करूंगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार में तमाम आंदोलन हुए, पिछड़ी जाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने लोग पिछड़ी जाति की बात करने के लिए चुनाव में तो आते हैं, लेकिन चुनाव के अलावा वो जब सत्ता और सदन में बैठे रहते हैं तो उसकी बात नहीं करते। इसलिए साथियों, आप ओबीसी नेताओं का योगदान समाज में देख लीजिए, जो सत्ता में बैठे हैं, जो चाहते हैं कि मैं अपने समाज को अति पिछड़ा समाज को मैं एससी समाज में कन्वर्ट करूंगा। सेम वही हाल होगा कि 54% आबादी वाले को 27% आरक्षण मिलने पर ओबीसी का बेटा जरूर कहता होगा कि मैं आरक्षण नहीं करूंगा, मैं तो जनरल में डालूंगा अपने आप को। जनरल में मैं अपने आप को सेफ महसूस करता हूं क्योंकि ओबीसी डालने पर उसे 60% पे छात्रवृत्ति मिलेगी और जनरल में डालने पर उसे 55% पे छात्रवृत्ति बनेगी। तो बताइए आप रिजर्वेशन का मतलब क्या रह गया? जब आप शेड्यूल कास्ट में चले जाएंगे तो आपकी आबादी वहां जुड़ेगी और वहां पर जब आरक्षण 21.69% शेड्यूल कास्ट की जो आरक्षण मिलता है उसमें आपकी स्थिति क्या होगी? इसलिए काम वो चूज करते हैं ये जिस काम में समाज में कठिनाई का सामना कराकर राजनीति की लंबी पारी हम खेले, उसी काम को हमारे ये ओबीसी समाज के नेता चूज करते हैं कि हम सरकारों से ये काम कराएंगे। साथियों, तमाम ऐसे लोग होंगे, सभी के परिवार में बच्चे हैं, चाहे वो एससी कास्ट के हों, ओबीसी कास्ट के हों, जनरल कास्ट के हों, सभी समाज के बच्चों में ये भावनाएं हैं कि हम आगे पढ़ें और जीवन में आगे बढ़ें। तो पढ़ने के लिए जो व्यवस्थाएं, मूलभूत व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए वो है सबसे पहले स्कूलिंग, उनका अच्छा होना चाहिए। सरकारी स्कूलिंग अगर अच्छा नहीं करा रही हैं, सरकारें अगर छात्रवृत्ति बच्चों को नहीं दे रही हैं, तो मैं उन करोड़ों छात्रों की तरफ से एक आवाज बनकर आपके सामने फेसबुक के माध्यम से आपके बीच में अपने विचार को रख रहा हूं कि अगर ऐसे छात्रों को जो हमारे जिले के डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजमेंट, पॉलिटेक्निक कैसे कोर्स को करेंगे आज जब हमारे यहाँ इस प्रकार की कोई व्यवस्था स्कूल की नहीं है। छात्रवृत्ति में हमारे बच्चे आज देखिए होड़ मची हुई है कि थोड़ा ही सही शेड्यूल कास्ट का फ्री में एडमिशन डिग्री कॉलेज के लोग कर रहे हैं कि हम फार्मेसी करा देंगे, बी फार्मा करा देंगे, डी फार्मा करा देंगे, पॉलिटेक्निक करा देंगे। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि छात्रवृत्ति शेड्यूल कास्ट का सबसे पहले आ जाता है और ओबीसी के लोगों का एडमिशन लोग करने को तैयार नहीं है। इसलिए नहीं तैयार है कि ये छात्रवृत्ति इनकी आने वाली है कि नहीं है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए आने वाले समय में आपको इस पर सचेत होने की जरूरत है। समाज आपसे बना हुआ है और ओबीसी के नेताओं से विशेषकर ये कहना चाहूंगा कि आप जो प्रदेश में राज्य सरकार 27 का इलेक्शन आ रहा है, आपका नारा जरूर हो जाएगा कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे और आपके लोग शिक्षा और मूलभूत जरूरतों की लड़ाई सरकारें से करेंगे। अब तो आप सरकार में हो, दिक्कत क्या है आपको? आप क्यों शेड्यूल कास्ट बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं? आपको निश्चित रूप से शेड्यूल कास्ट बनाने की लड़ाई ना लड़के आपको ओबीसी में यदि है तो ओबीसी आरक्षण की बात करना चाहिए, शेड्यूल कास्ट में है तो उसके प्रमोशन की बात करनी चाहिए, जनरल कास्ट में है तो उनके मूलभूत जो जरूरतें हैं उस पर बात करना चाहिए। क्योंकि जब संस्थानें नहीं है तो ऐसा क्या होगा? और थोड़ी मोड़ी जहां आरक्षण बचे हुए हैं, थोड़े मोड़े जहां लोग आरक्षित होकर के बचे हुए हैं कि हम यहाँ एडमिशन करके ओबीसी छात्रों का छात्रवृत्ति यदि मिलता तो वो भी इसी बहाने शिक्षा माफियाओं के, शिक्षा के जो बड़े सेंटर हैं, ग्रेटर नोएडा, चाहे वो मेरठ, चाहे वो गाजियाबाद, गाजीपुर, इन सभी जगहों पर एससी कास्ट के बच्चों का तो एडमिशन लेने के लिए लोग कास्ट तैयार हैं, लेकिन ओबीसी आज वहां भी उपेक्षित महसूस कर रहा है। इसलिए सरकार
आज जो ये 60% का लगा करके हाई स्कूल और इंटर के बच्चों को रोक दे रही है छात्रवृत्ति ना दे करके अग्रिम पढ़ाई करने के लिए, तो ये कहां संभव है कि संत कबीर नगर या उत्तर प्रदेश के किसी ऐसे हिस्से का छात्र जो प्रदेश के दूसरे कॉलेजों में जा करके, जहां पर उसको रहने का सोचना है, खाने को सोचना है, पैसा लगाने को सोचना है, फीस जमा करने को सोचना है, तो संभव ही नहीं है, शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। इसलिए शेड्यूल कास्ट के को बनाने के लिए ओबीसी नेता होड़ मचाए हैं। उस ओबीसी नेताओं को वहां नहीं जाना चाहिए, बल्कि ओबीसी के आरक्षण पे दबाव देना चाहिए कि 27% के बजाय उसे 54% क्यों ना कर दिया जाए, ताकि इनकी आबादी के अनुसार से इनको लाभ मिल सके। और हमेशा ओबीसी समाज के नेता, आज हमारे बीच में कई ओबीसी समाज के राष्ट्रीय नेतृत्व बैठे हुए हैं, सत्ता में भी उसमें से कई लोग हैं, लेकिन उन कई लोगों में से अगर आप बात करेंगे तो एक भी नेता आज इस आवाज को उठाने वाला सदन में नहीं है कि ओबीसी के बच्चों को छात्रवृत्ति क्यों नहीं जा रही है। 60% की लड़ाई आप क्यों नहीं लड़ रहे हो कि 60% की लड़ाई कम किया जाए बच्चों को? जब हम बेसिक सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं तो हम कहां से उसे 60% लाने के लिए बाउंड किया जाए। आज किसी भी राजकीय कॉलेज की स्थिति उठाकर देख लीजिए, राजकीय कॉलेज में अगर जब वहां लैब नहीं है, क्लासेस पर्याप्त नहीं चल रहे हैं, कुछ जो मुख्यालयों पे है वहां चल रहे हैं, लेकिन जो उच्चीकृत विद्यालय है वहां पर स्थिति बहुत ही खराब होती जा रही है। और ऐसे समय में जो उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं ओबीसी के नौजवान छात्र और समाज के लीडर जो इस पे बात कर रहे हैं कि हम ओबीसीयों को और जनरल कास्ट में या एससी एसटी के बच्चों को हम 60% पे और 55% के इस निर्णय पे अगर वो सरकार पे दबाव नहीं देंगे, सरकार का ध्यान नहीं लाएंगे, तो करोड़ों ऐसे छात्र होंगे जो वंचित हो जाएंगे, पढ़ाई से, उच्च शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपके बीच में शेयर कर रहा हूं और आपसे ये निवेदन कर रहा हूं कि यदि आप समाज में इस बात को नहीं उठाएंगे, छात्रों की पीड़ा नहीं उठाएंगे, छात्रों की बात नहीं करेंगे, तो उच्च शिक्षा से हमारे छात्र वंचित होंगे और सरकारें जो उसके सपोर्ट करके जो उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करती हैं उस पे उनका ध्यान नहीं जाएगा और ऐसे में हमारे समाज का जो भविष्य होगा वो बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा। हम इस अपील के साथ आपके बीच में आज लाइव हुए। साथियों, नेक्स्ट आपने मेरे इस फेसबुक लाइव सेशन से मेरे विचार को सुनने का काम किया। ये फेसबुक लाइव के माध्यम से जो विचार हमने इस छात्र की आज की वर्तमान स्थिति पे जो समस्या छात्र जूझ रहे हैं कि हम आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे, इसी पे मेरा ये वीडियो था। ये मेरा निजी वीडियो है और आपने इसको सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम एक बार पुनः आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट, एसटी, ओबीसी और जनरल कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है वो हम ज्यादा करा सकते हैं। उसको हम सरकारों से कम और ज्यादा करा करके आबादी के हिसाब से उस पे हम सरकार का ध्यान लाना चाह सकते हैं। क्रीमी लेयर का जो दायरा है उसको कम होना चाहिए। आज सरकारें क्रीमी लेयर का दायरा ज्यादा कर रही हैं, जिससे कि क्रीमी लेयर में चाहे वो सामान्य कास्ट का बच्चा हो, चाहे ओबीसी कास्ट का बच्चा हो, चाहे वो अदर रिजर्व कैटेगरी का बच्चा हो, वह क्रीमी लेयर से वंचित हो जाने से, क्रीमी लेयर के कारण वह अन्य सुविधाओं से वंचित हो जा रहा है। इसलिए आपको इस पे जरूर मंथन करना चाहिए और समाज में इसके प्रति अवेयरनेस करना चाहिए। और जब समाज के लोग अपने बच्चों की भविष्य के लिए आवाज को उठाएंगे तो निश्चित सरकारें पीछे हटेंगी और उस पे एक अच्छा निर्णय देंगी, जिससे कि समाज में शिक्षा का प्रसार बढ़ सके। साथियों, ये किसी को मेरा ये जो विचार अच्छा लगा तो उसको जरूर आप शेयर करें। यदि आपको इसमें कोई खामियां हैं तो मुझे जरूर सुझाव दें। लेकिन साथियों, मैं ये वीडियो खास तौर से ये लाइव आकर अपने विचार को इसलिए रखा हूं क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में जो सभी छात्र हैं वो इससे कहीं ना कहीं पीड़ित हैं
और उन्हें सरकार अपने नियम से जरूर बांधे, इसमें कोई संदेह नहीं है कि नियम से बांधना चाहिए, लेकिन मूलभूत आवश्यकताओं को देने के बाद ही उनसे ये अपेक्षा करना चाहिए कि हमें 60% के बाद हम आपको छात्रवृत्ति देंगे। क्या गारंटी है? आज देश में रोजगार कम है, आज छात्र आंदोलन कर रहे हैं। यदि आप इस तरह बाउंड कर रहे हैं कि 60% लाने पे आपको छात्रवृत्ति देंगे, तो क्या उसको रोजगार देने के लिए भी आप सोच रहे हैं? क्या आपके पास कोई मानक है कि इस छात्र बच्चे जो हमारे उत्तीर्ण हो रहे हैं इन क्लासों में, प्री मैट्रिक में, पोस्ट मैट्रिक में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल कॉलेज में, पॉलिटेक्निक में, डी फार्मा में, बी फार्मा में, अदर मैनेजमेंट कोर्सेज में, तो उनको हम भविष्य कहाँ देंगे, उनका हम नौकरी कहाँ देंगे, उनका सिलेक्शन किस बिहाफ पे होगा? इसलिए आप जरूर पहले उनको तैयार करिए, सपोर्ट करिए कि वो हमारे बच्चे हम लोगों के बीच में से उच्च शिक्षा के प्रति जाएं। आज तमाम बच्चे हैं जो बीए, बीएससी, बीकॉम तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी भी देश के अच्छे प्रोफेशनल कोर्सों के बारे में जानकारी नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे जिलों में उसकी कमी है, मंडल मुख्यालयों पे उस कोर्स की कमी है। यदि है तो सीट बहुत कम है और आबादी के हिसाब से ज्यादा है। प्राइवेटाइजेशन जो बढ़ रहा है उसका एक कारण यही है कि सरकारें फेल हो रही हैं, अपने यहाँ अपने जिलों में अब सरकारी विद्यालयों को स्थापित नहीं कर पा रही हैं, इसी के कारण ये समस्याएं आ रही हैं। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों से अपील करता हूं और साथ ही साथ ये बात शेयर करता हूं उन राजनेताओं से जो सत्ता में हैं और जो ओबीसी समाज, एससी समाज, ओबीसी समाज या जनरल समाज के हैं, वो इस पे जरूर विचार अपना रखें कि हम अपने समाज की रहनुमाई करने के लिए सदन में आके बैठे हुए हैं, अपने समाज को हक और अधिकार दिलाने के लिए बैठे हुए हैं, और उसका व्यवस्थित जो तरीका है वो यही है कि आप जो मौके पे मिल रहा है उसको और बेहतर कर सकें। और अगर आप नई रास्ते को बनाना चाहते हैं कि मैं ओबीसी समाज को नया आरक्षण दिला देना चाहता हूं, आपको शेड्यूल कास्ट बनवा दूंगा तो इससे आपका विकास होगा, उससे आपका विकास होने वाला नहीं है। उनको दबाव देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में हमारी आबादी अगर इतनी % है तो हमारे मूलभूत संसाधनों को बढ़ा दिया जाए, दुगना कर दिया जाए, ताकि हमारे बच्चे समाज में आगे बढ़ सकें, आगे आ सकें। और छात्र का कोई जाति, धर्म और कोई कैटेगरी नहीं होता है, वो बच्चा अबोध होता है, जिस रास्ते पे उसको दौड़ाया जाता है वो दौड़ता है। सरकारें उसमें लाभ देने के लिए, मौका देने के लिए है, और मौका देने का जो उचित साधन है वो सरकारों को बनाना चाहिए। और यही विचार आपके सामने मैं साझा करना चाहता था और अच्छा लगा कि आप लोगों ने मेरी बात को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।